हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके क्लास 12th की आर्ट की 3 मेन सब्जेक्ट होती है। तीनों की हम जो है इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, सैंपल पेपर या बोल सकते हैं मॉडल पेपर, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर देखने वाले। तो ध्यान से देखेंगे, आपको क्वेश्चंस की पैटर्न समझना है, क्योंकि पैटर्न बच्चों चेंज हो रखी हो, तो किस लेवल की किस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इस चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले किसका देख रहे हैं, इतिहास का देख रहे हैं, हिस्ट्री का देख रहे हैं, ठीक है। तो इस इतिहास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों का, हड़प्पा पूर्त स्थलों में अन्य भंडारों का होना संभवतः उनकी कृषि पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से क्या संकेत देता है। अधिशेष उत्पादन, वृक्षारोपण खेती, स्थानांतरित खेती या वर जीवन शैली, इसको आपको बताना है भाई। दूसरा, अशोक के शासन काल में धम्म महामात्यों की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका थी। सैन्य अभियानों पर निगरानी रखना, लोगों को न्याय दिलाना, धम्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, व्यापार और वाणिज्य का प्रबंध करना। ये दूसरा हो गया। तीसरा की अगर बात करें तो महाभारत काल के दौरान धर्मशास्त्रों एवं धर्म सूत्रों में निर्धारित सामाजिक व्यवहार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसको आपको करना है। फिर चौथा की बात करें, वर्धमान महावीर किस धर्म से संबंधित है। ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसको आपको टिक आउट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों आप लोगों को, छत्तीसगढ़ में किस नदी को गंगा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। फिर खंड ब में भी क्या दिया गया, अति लघुत्तरी प्रश्न है जिस पर 5 अंक जो है निर्धारित है, प्रत्येक प्रश्न पर एक एक अंक दिया हुआ है। तो देखो भाई, आपको ये समझ लेना है कि एक एक अंक वाला भी क्वेश्चन आंसर आपका आना है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर किस विदेशी यात्री ने कहा था। गुरु नानक किस भक्ति परंपरा के उपासक थे, उसको बताना है। फिर कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। मुगल काल में वह काश्तकार जिसकी भूमि और घर एक ही गांव में होता था जिस श्रेणी के काश्तकार में शामिल था, इसको बताना है। सॉरी, किस श्रेणी के काश्तकार। चौथा, छत्तीसगढ़ में हीरा किस जिले में पाया जाता है। ये तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोगों को इस तरीके से पूछे जाएंगे। बात है इसका, देखो प्रश्न नंबर 2 जो है 2 नंबर के लिए क्या बोला जा रहा है कि कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक का किस प्रकार हृदय परिवर्तन किया, 2 बिंदुओं को बताना है। फिर महाभारत काल में प्रचलित पितृवंशिकता व्यवस्था का वर्तमान समाज में भी स्थान रखते किन्हीं 2 बिंदुओं को स्पष्ट करना है। फिर इब्न बतूता ने अपने विवरण को रोचक बनाने में नारियल और पान का उदाहरण किस प्रकार प्रस्तुत किया है, उसको आपको समझाना कि हाँ उन्होंने नारियल का और पान का इस तरीके से एग्जाम्पल दिए हैं करके। फिर 5th वन, मुगल काल में उगाई जाने वाली 2 व्यावसायिक फसलों के नाम एवं उपयोग बताइए जो आज भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। छठवां, परिकल्पना कीजिए कि ब्रिटिश काल में किसान ऋणग्रस्त न होते तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होती, ये आपको करना होगा। फिर स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसको भी 2 नंबर के लिए बताना है। सिमिलरली आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 से जो है 3 नंबर के लिए, हालांकि अभिलेख इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, फिर भी इन साक्ष्यों की कुछ सीमाएं, इन कथनों के पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करना है। फिर 9वां में, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इन कथन की न्याय संगत पुष्टि जो है करना है, ठीक है बच्चों, आया क्या समझ। फिर अगर 10 की बात करें तो 10 में क्या दिया हुआ है, बर्नियर द्वारा भारत में प्रचलित भू राजस्व के संबंध में दिए गए वृत्तांत का परीक्षण करना है, ठीक है। मुगल काल में चांदी की बहुलता के कारणों को समझाना कि आखिर मुगल काल में भी ये चांदी अधिक मात्रा में क्यों था। 12वां, गुरु घासीदास की विचार आज के समाज से कितनी प्रासंगिक है। तो बच्चों आप लोग इनमें से जिस भी क्वेश्चंस की आंसर आपको प्रिपेयर नहीं है तो ईमानदारी के साथ लग जाओ, क्योंकि क्वेश्चन जो की लेवल है इसी तरीके से है। बच्चों आप बोलोगे 12th में आपके एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं बता दूं 10th की पेपर बहुत अच्छी सेट हो रखी है, इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ 12th की भी पेपर अच्छी लेवल में सेट किया गया है। तो बच्चों ध्यान से इतने क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लो ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो करके, ठीक है। तो पूरे को भाई ये 6 नंबर वाली क्वेश्चंस है, तो 6 नंबर वाली क्वेश्चंस भी ध्यान से देख लीजिए और पूरे ये 20 का 20 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर जो है कर लीजिए, लेवल समझते चलेंगे। बात है इसके पीडीएफ का प्यारे बच्चों, तो पीडीएफ को आपको ऐप में मिल जाएगा, ऐप में या तो आप निचोड़ की बैच से मिल जाएगा
या तो आपको फ्री मटेरियल वाली जो सेक्शन है वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं बच्चों भूगोल का। भूगोल में भी देखो भाई 70 मार्क्स का आना है बच्चों, तो ध्यान से इसको भी करेंगे, यह सैंपल पेपर का। ठीक है, डाउनलोडिंग वाली मैं बता दी हूँ, फिर भी एक बार देखते चलेंगे। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, इसको आपको करना है। फिर निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है, किसको रोपा नहीं लगाया जा सकता। विश्व व्यापार संगठन का शाब्दिक रूप क्या है ना। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक खनिज उपलब्धता वाला जिला कौन सा है। ठीक है, फिर एक एक नंबर के क्वेश्चन। जल प्रदूषण किसे कहते हैं। धान के कटोरा के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। च्युइंगम किस वृक्ष के दूध से बनता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या परिवहित किया जाता है, इसको आपको बताना है। क्लियर है क्या बच्चों। फिर 2 नंबर में आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता दूं, मानव विकास उपागम का क्या आशा है। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। प्रवास किसे कहते हैं। भारत की बड़ी जनसंख्या किन समस्याओं को जन्म देती है। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है। संभववाद की अवधारणा को बताना है, जो कि यहाँ से 3 नंबर वाले स्टार्ट हो जाती है ना। फिर क्या अगला क्वेश्चन है भाई, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुपालन में आपको अंतर बताना है। इसके अथवा भी दे दिया गया है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलाप में अंतर स्पष्ट करना है, वो भी कोई 3 अंतर प्यारे बच्चों आप लोगों को लिखना है। अगला 3 नंबर वाली क्वेश्चन है आप लोगों का कि वायु परिवहन किन दशाओं में लाभकारी है, उसको आपको बताना है। फिर 10वां क्वेश्चन में 3 नंबर वाला क्या बोला जा रहा है, ग्रामीण बस्तियों की कोई 3 समस्याओं को उल्लेख करना है कि आखिर ग्रामीण बस्तियों में क्या क्या समस्या जो है आती है। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, 3 नगरीय बस्तियों का, या तो आप ग्रामीण और नगरीय किसी को भी पूछा जा सकता है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 11वां की बात करो बच्चों तो क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की कृषि कार्य करना बंद कर दे तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। जो किसान भाई बंधु लोग हैं, अगर वो काम करना बंद कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीजों को आपको यहाँ पर लिखना है। 12वां, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को बारे में बताना है। फिर उसके अथवा में क्या दिया, मानव विकास से क्या तात्पर्य है। मानव विकास के 4 स्तंभों को व्याख्या करना है और समझाना है। फिर 13वां प्रश्न जो कि 5 नंबर के लिए प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, स्वेज नहर और पनामा नहर में क्या अंतर है, कोई 5 अंतर करना है। उसी तरह लघु उद्योग और बड़े उद्योग के उद्योग में अंतर लिखना है। 14, भारत में जल संसाधन संरक्षण और जल प्रबंधन का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन करना है। बाल है ना, बांध हो गया, जलाशय का निर्माण, वृक्षारोपण, इन सब चीज को आपको समझाते हुए चलना है। या तो आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो भाई, अभी तो आपको तैयारी कंप्लीट करना पड़ेगा। भारत में कपास उत्पादन का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन करना है, तो आपको ये समझते हुए चलना है कि इस तरीके से हमें बड़े क्वेश्चंस को तोड़ के दिए जाएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा असर ये पड़ता है कि हमें छोटे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी बच्चों करना है। ठीक है, और 15वां, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा, किन्हीं 4 प्रभाव के बारे में लिखना है भाई। क्लियर है बच्चों। ठीक, इसी तरह 16 में क्या बोल रहा है, भारत में सड़क परिवहन का महत्व लिखिए, भारत में व्यापार नीति का वर्णन कीजिए। ऐसे करके क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर आपको डायग्राम में इस तरीके से ए बी सी के मान लिखने होते हैं, तो जिसको आपको तैयारी करना है आप सीधा लिखो, ए क्या है, ए ये है, बी ये है, सी ये है करके, है ना। मैप की तो क्वेश्चंस आना ही है भाई, इसमें कोई दो मत की बात ही नहीं है, आपको बस इस तरीके से दर्शाना है। ठीक, अगला देख लेते हैं बच्चों आपके राजनीति विज्ञान का। राजनीति विज्ञान में भाई आपको 3 घंटे के लिए 80 नंबर के पूर्णांक इसका दिया हुआ है, तो देख लेते हैं इसमें किस लेवल की किस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था, ये आपको बताना है। फिर दूसरा, गंगा नदी पानी बंटवारा फरक्का संधि किन देशों के बीच हुई थी, ये आपको बताना है। फिर मानवाधिकार को कितनी कोटियों या भागों में बांटा गया है, ये आपको लिखना है। फिर यहीं पर चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, ये आपको लिखना है। 5वां में क्या बोल रहा है, राजनीति में संगठन का युग कब शुरू हुआ, इसको आपको लिखना होगा। क्लियर है बच्चों। तो एक एक नंबर वाले इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अति लघुत्री प्रश्न जैसे कि आपको 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, वो क्या क्या है, खुलेदार की नीति के चलते किस देखो बच्चों इस पर लघुत्री प्रश्नों की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसको आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर वाली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यूरोपीय संघ भारत से क्यों घनिष्ठता बढ़ाना चाहते थे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक प्रभाव लिखना है। वैश्वीकरण की उत्पत्ति के 2 कारण लिखना है। जनता के विभिन्न वर्गों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग क्यों होता है, ये आपको बताना है।
सन 1966 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को किस प्रकार प्रधानमंत्री के लिए क्यों समर्थन दिया, इसको आपको बताना है। फिर बात है 3 नंबर वाली क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, तो ध्यान से इसको भी देखते चलेंगे कि भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है, उसको समझाना है। वर्तमान संदर्भों में संसाधनों की भू राजनीति को 3 बिंदुओं में स्पष्ट करना है। विश्व में उभरे पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण जो है आपको लिखना होगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह का क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। सोवियत प्रणाली क्या है वाला, शॉक थेरेपी क्या है ना? तो ये डिटेल में इन क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाए और आप लोग भी साइंस वालों की तरह अच्छा परसेंट लेकर के आ सको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।